जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या हुआ? आपको लग रहा होगा कि भाई ये पिछले 50 दिन से आज तक ये प्रोग्राम 10 बजकर 10 सेकंड भी नहीं होने दी। ये प्रोग्राम अपने समय की पाबंदी के लिए जाना जाता है कि 10 बजे मतलब 10 बजे आपके सामने लाइव हो जाएंगे, और आज 10 बजकर 9 मिनट हो चुके हैं। तो कुछ तो बड़ा मुश्किल रही होगी दोस्तों, पर यकीन जानिए जिस तरह से संजीव यादव जी ने, हमारी बैक हैंड टीम ने, हमारी टेक्निकल टीम ने इस इशू को, इस समस्या को होल्ड किया है, सॉल्व किया है, हल किया है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। काबिल तारीफ है ये उनका काम। और यकीन जानिए एक बार की तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं आज आपसे रूबरू हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, लेकिन टेक्निकल टीम ने जितनी मेहनत और जितना इस इशू को सॉल्व करने में जो तत्परता दिखाई है, थैंक यू सो मच संजीव जी एंड वाईटेक मार्केटिंग टीम, थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों जुड़ते हैं हम, ताकि हम नए प्लेटफॉर्म से आज आपके सामने रूबरू हैं। तो लेट मी सी कि आपके कमेंट्स, जैसे नितिन सुथार भाई, शुभ सवेरा प्रिया अमर सर, आपके लिए तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमी पे चांद कहाँ रोज उतरता है। अरे क्या बात है नितिन भाई। तो मैं आपके लिए एक शेर पढ़ देता हूं कि एक चांद आसमान में सारी सृष्टि के सामने, और एक चांद मेरे सामने जमीन पर मेरी दृष्टि के सामने। तो नितिन सुतार भाई, आप वो चांद हैं जो हमारी दृष्टि के सामने हैं, और तमाम लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। और जैसे ही हम जुड़ना शुरू होते हैं, फिर हम आज की शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। देखिए दोस्तों, सवाल जिंदगी में ये नहीं है कि परेशानियां कितनी हैं, मुश्किलें कितनी हैं। सवाल ये आपका उनके प्रति नजरिया और उनके प्रति दृष्टिकोण क्या है। अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है, ये 10 मिनट की देर कोई लेकर, मैं हमेशा एक उदाहरण दिया करता हूं, समझिएगा, शायद आपकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण काम करे ये उदाहरण। अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो तमाम लोग हमारे साथ जैसे ही जुड़ेंगे। मुझे बड़ा प्रिय है, मेरा बहुत पसंदीदा उदाहरण है। आप कभी नोटिस कीजिएगा, हर आदमी दुखी, परेशान, तंग घूम रहा है, और उससे कारण पूछ लो तो उसके पास जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं, बहुत कारण है परेशान रहने के, दुखी रहने के। नितिन सुतार, विजिटम एकेडमी, रावत सर, क्या बात है सर, स्वागत है आपका। तमाम लोग, मैं देख लूं क्या लोग हमसे जुड़ पा रहे हैं। थोड़ा सा हमारा सॉफ्टवेयर भी बदला है, नए प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्या बात है नितिन भाई। और सही बताऊं नितिन भाई, मैं तो श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय को प्लेटफॉर्म नहीं बोलता, मैं इसे बोलता हूं रनवे। क्यों बोलता हूं मैं रनवे? देखिए, प्लेटफॉर्म और रनवे में अंतर होता है। प्लेटफॉर्म बना है गाड़ियों के रुकने के लिए, और रनवे बना होता है हवाई जहाज के टेक ऑफ होने के लिए। यहां हमारे करियर की गाड़ी, यहां हमारी जिंदगी की गाड़ी, यहां हमारे स्टूडेंट्स की भविष्य की गाड़ी रुकती नहीं है, बल्कि यहां से तो उनकी करियर की फ्लाइट टेक ऑफ होती है। और इसलिए मैं बोलता हूं कि श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये तो एक रनवे है, जहां से हमारे सपनों की, हमारी उम्मीदों की, हमारे हौसलों की उड़ान टेक ऑफ होगी। और मैं इस रनवे पर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 10 बजकर 12 मिनट हो चुके हैं, समय के विलंब रहा जुड़ने का, लेकिन मैं एक आपसे थॉट शेयर कर रहा था, एक बात शेयर कर रहा था। लेकिन मुझे स्क्रीन पर अभी नितिन सुथार भाई दिख रहे हैं। अगर कुछ लोग और हमारे साथ जुड़े हो तो एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा। प्लेटफॉर्म भी नया है, मेरे लिए भी नया है। आइए इस नई चीज से, नई जगह से जुड़ के, लेकिन ये बेशक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नया है, लेकिन हमारा श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय का प्लेटफॉर्म नया नहीं है। ये तो वो रनवे है जिसपे पिछले 3 महीने से हमारे सपनों की, उम्मीदों की गाड़ियां दौड़ रही हैं, हवाई जहाज टेक ऑफ हो रहे हैं, और आप और हम एक परिवार के रूप में स्थापित हो चुके हैं, एक परिवार के सदस्य बन चुके हैं। आइए दोस्तों जुड़ते हैं, दोस्तों जुड़ते हैं, साथ में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और देखते हैं कि इस नए यू आर इन द शो, क्या बात है। क्या बात है संजीव भाई, देखिएगा क्या हम इस समय रूबरू हैं, क्या मेरी आवाज लोगों तक पहुंच पा रही है, तमाम लोग क्या मुझसे जुड़ पा रहे हैं। एक बार अगर आप मुझे कंफर्म कर देंगे तो मुझे नितिन सुथार भाई के तो कमेंट्स दिख रहे हैं, उनसे अलग किसी का कोई कमेंट मुझे नहीं दिख पा रहा है। तो कृपया करके मुझे बताइएगा कि क्या मैं लोगों तक पहुंच पा रहा हूं, क्या तमाम लोगों तक मेरी आवाज जा रही है। एक बार आप चेक कीजिएगा, क्योंकि फिर हमारी शख्सियत हमसे जुड़ने वाली है। आदरणीय विनीता आहूजा मैम स्क्रीन पर आ चुकी हैं। संजीव सर एक बार कंफर्म कीजिएगा क्या हमारी आवाज
मैं विनीता मैम आपका बड़ा तरीके से इस्तकबाल करूंगा, एक बार मैं जरा संपर्क कर लूं कि क्या हमारी आवाज लोगों तक जा पा रही है। तब तक मैम बहुत बहुत सादर प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। मैम आवाज आ रही है मेरी आप तक? मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? संजीव सर हम लाइव हैं या नहीं है? आ रही है, पहुंच रही है। अच्छा ओके। मैम आवाज आ रही है मेरी आप तक? मैम आपको सुन पा रहा हूं मैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या बात है दोस्तों, नया प्रयोग है, अचानक से कोई टेक्निकल इशू आया पुराने प्लेटफॉर्म पर, कोशिश की, हम तुरंत नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हुए हैं, टेक्निकल टीम ने इसको बहुत बेहतर तरीके से संभाला है। विनीता मैम आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? अगर वाईफाई लगाया तो मैम आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रही हूँ अमर जी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। आपकी पिक्चर स्टिल आ रही है, एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा था। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया अमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज रुक गई है अमर जी। अभी आवाज आ रही है क्या मेरी मैम? अब आ रही है। क्या बात है मैम, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका। आई वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर और तमाम मैनेजमेंट की तरफ से मैं स्वागत करता हूं आपका। मैं भी बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ कि किस तरह खुशहाल चंद यूनिवर्सिटी ने एक अद्भुत प्रयास किया है और रूबरू कराया है सबसे, और मुझे भी जानने का मौका मिला। और बहुत ही आदरणीय है बाबूलाल जुनेजा जी का, बहुत ही बहुत सादर नमन कि उन्होंने हनुमानगढ़ के क्षेत्र में युवाओं के लिए एक पूरा पूरा क्षेत्र तैयार किया है ताकि उन्हें कहीं ये कमी ना महसूस हो कि हम किसी दूरस्थ इलाके में। क्या बात है, क्या बात है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नितिन सुधार भाई स्वागत कर रहे हैं, तमाम लोग आपका स्वागत कर रहे हैं मैम। विनीता मैम मैं आपका जो परिचय सोच रहा था वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कनेक्ट उसमें हुए। मैं ये सोच रहा था जब मैंने आपके बारे में पढ़ा, मैंने आपके बारे में सीखा, तो मुझे किस्सा याद आ गया। एक शहर में ना दो सगे भाई रहते थे। एक उस शहर का सबसे कामयाब आदमी, सबसे अमीर आदमी, सबसे फेमस आदमी, और एक उस शहर का सबसे बड़ा शराबी, दोनों सगे भाई। तो एक बार पत्रकारों ने दोनों से पूछा कि भाई तुम शराबी कैसे बन गए? वो बोला यार मैं और क्या बनता, मेरे पापा जी सारा दिन शराब पीते थे, मेरे घर में सारा दिन कलेश होता था, वो 24 घंटे शराब में धुत रहते थे, मैं शराबी नहीं बनता तो और क्या बनता, तो मैं शराबी बन गया, मैंने अपने घर में ऐसा माहौल देखा। दूसरे से पूछा यार तुम शहर के सबसे कामयाब आदमी कैसे बन गए? वो बोला यार मैं कामयाब नहीं बनता तो और क्या करता, पापा जी तो सारे दिन शराब में धुत रहते थे, पापा जी तो सारे दिन शराब पीते थे, अगर मैंने उन्हें देखा कि मैं भी शराब पीऊंगा तो मेरी जिंदगी इतनी नरकीय हो जाएगी, इतनी नरक में मुझे जिंदगी गुजारने दे पड़ेगी, तो मैं कामयाब नहीं होता तो और क्या करता। और इस घटना से मुझे ये लगा कि जिंदगी में घटनाएं तय नहीं करती आपके साथ क्या होगा, उन घटनाओं के अगेंस्ट आप रिस्पॉन्ड क्या करते हैं, आप उन घटनाओं को किस नजरिए से देखते हैं, ये तय करता है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीने वाले हैं। मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था मैम, तो मैंने एक घटना के बारे में सुना, पढ़ा, और मुझे लगा अगर किसी एक आम व्यक्ति के जीवन में ये घटना हो गई होती तो शायद वो टूट जाते, वो खत्म हो जाते, और शायद उस दिन के बाद जिंदगी से उनकी उम्मीदें खत्म हो जाती। पर आपने अपनी ही जिंदगी की एक ऐसी वास्तविक घटना को अपने जीने का आस बना ली, उम्मीद बना ली, सहारा बना लिया, और आपने सोसाइटी को सपोर्ट करने की और सोसाइटी को हेल्प करने की ठान ली। मैं नमन करता हूं आपकी सोच को, आपके नजरिए को, और स्वागत करता हूं मैम आपका। थैंक यू अमर जी। मैं अपनी कोई भी बात करने से पहले माँ सरस्वती को नमन करना चाहूंगी। ओम सरस्वती महामाया दिव्य तेज स्वरूपिणे
हंस वाहिनी सुमायोक्ता विद्या दानम दतेषु मां। क्या बात है, क्या बात है मैम। विनीता मैम, आप मुझे बताएंगे ये जो आपको मैं पढ़ भी रहा था, आप दिव्यांगों के लिए निःशुल्क कार्य करते हैं, युवाओं के लिए आप मोटिवेशन पे काम करते हैं। मतलब एक 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 आम गृहिणी या मैं कहूँ कि मन में ये बात आई कहाँ से कि मैं सामाजिक कार्य करूं, मैं समाज के लोगों के लिए, यूथ के लिए कोई काम करूं और दिव्यांगों के लिए स्पेशली मैं कोई काम करूं। ये बदलाव या ये बात आई कहाँ से आपके जीवन में? ये तो एक व्यक्तिगत अनुभव रहा। जी। व्यक्तिगत अनुभव ऐसे रहा कि बहुत ही ग्रेट क्लास से बिलोंग करते हुए बहुत ही साधारण परिवार, बच्चों के डॉक्टर हैं मेरे पति डॉक्टर दर्शन आहूजा। तो हमारा जब पहला बच्चा हुआ, देरी से रोने की वजह से वो दिव्यांग हुआ। मेरे लिए भी पहली बार पता चला था कि बर्थ एस्फिक्सिया से बच्चे दिव्यांग होते हैं। तो 2 साल तक तो समझने में, उठने में लगे, बहुत घूमी मैं, डॉक्टर साहब ने बहुत सहारा दिया। लेकिन जब हम हैदराबाद, यहाँ कहीं इसका कोई इलाज नहीं था उस समय। ये बात है करीबन 92-93 की। जी हम जी जब इधर उधर गए तो हमें पता चला कि अगर हम तो चाहे जुबिन 5 साल का हो गया नहीं चला पाएंगे, लेकिन अगर मेहनत करें तो मैंने स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ इंडिया में ऐसी बुक्स पढ़ी कि बिना गर्दन संभाले बच्चे पे अगर हम मेहनत करें तो वो चल सकता है। वो हम दोनों के लिए ओके। बात असर कर गई और हमने मिल के जुबिन स्पास्टिक होम बनाया। आर्थिक जी समस्या थी, लेकिन डॉक्टर साहब का जज्बा था कि हम जी करना तो इसे निःशुल्क है, क्योंकि इसमें धीरे असर होता है और माँ बाप हार जाते हैं ज्यादा लंबी एक्सरसाइज करा के। तब जी हमें नहीं पता था कि हमारे क्षेत्र को इसकी इतनी जरूरत है। हमने तो अपने एक जज्बे को लेके और इसे जुबिन स्पास्टिक होम का नाम दिया। जी वहीं हॉस्पिटल चलता था, वहीं जुबिन स्पास्टिक होम चलता था। तो अब तक करीबन 5000 बच्चे रजिस्टर्ड हो गए हैं। जी इनकी चिकित्सा, इनकी थेरेपी जिससे इनसे चीज पकड़ना, बैठना, चलना सिखाते हैं, इनकी विशेष शिक्षा, इनका व्यवहारिक विकास, जी इनको खेलों में ले जाना जी और इनके माँ बाप की काउंसलिंग करना कि वो अगला बच्चा सही पा सकते हैं, इसमें भी डॉक्टर साहब का बहुत योगदान रहा। यहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। क्या बात है, क्या बात है। मेरा मेरा जो सवाल भी था मैम, और मैं सैल्यूट करता हूँ आपके और डॉक्टर साहब की सोच को और नजरिए का। मेरा सवाल ही ये था कि एक आपके जीवन में व्यक्तिगत घटना घटती है, आपने उस घटना को व्यक्तिगत नहीं रहने दिया, आपने उस घटना को सामाजिक बदलाव का कारण बना दिया, आपने उस घटना को एक सामाजिक क्षेत्र में लोगों की मदद करने का कारण बना दिया। ये जज्बा और ये हौसला आपको, डॉक्टर साहब को मैं नमन भी करता हूँ, सैल्यूट भी करता हूँ। जब शुरुआत आपने इस कार्य की मैम, तो किस तरह की चुनौतियां आपको देखने को मिली, किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए? सबसे पहले तो सोच ही चैलेंज थी, क्योंकि बिल्कुल नए थे, उम्र अभी 30-35 वर्ष की थी और काम बड़ा था और उसे भी निःशुल्क करना था बिना किसी सरकारी सहायता के। कोई जी ऐसा नामी गिरामी परिवार नहीं थे हम लोग। बहुत ही एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में, एक शिक्षक की बेटी हूँ और मतलब एक साधारण परिवार से हम लोग आए थे। जी तो उस समय ये था कि माँ, हम दोनों ने ये सोचा कि हर वो बच्चा जो किसी माँ की गोद में है वो अपने जैसा है। उसके माँ बाप चाहे कोई रिक्शा चलाता है और मर्सिडीज अफोर्ड करता है, चाहे कोई नेता है और चाहे कोई बहुत बड़ा जी वैज्ञानिक है, लेकिन माँ बाप का जो नाता है वो सेम रहता है। आज भी वही भाव रखते हैं। अगर एक क्या बच्चा बात। चलता है तो लगता है कि जुबिन चल दिया, और ऐसे कई उदाहरण है। और उसी हाँ, जैसे जैसे कोई बच्चा चलता था तो ऐसे लगता था कि जुबिन चल गया, और इसी भाव से हमने शुरू किया था इसको। क्या सोच है, क्या नजरिया है। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, डॉक्टर साहब को। और डॉक्टर को मैं इसलिए भी सैल्यूट करता हूँ कि आपके जो उन्होंने इस कार्य में जो मतलब कदम से कदम मिलाकर आपका साथ दिया, सपोर्ट किया, उसके लिए उनको सैल्यूट है। उनको बहुत बहुत मैं ये आपने कहूंगी, मैंने कदम से कदम मिलाया, क्योंकि उनके पास डिग्री थी, गाइडलाइंस उनकी थी, मेरे सपनों में उन्होंने रंग मुझे भरा। मैं वो महिला हूँ रंग कि भरा, जैसे क्या कहते बात हैं पति की सफलता में पत्नी का हाथ होता है, तो मैं समझती हूँ मेरी सफलता है। में डॉक्टर साहब का एक सुई एक से भी ज्यादा हाथ है।
क्या बात है। आप दोनों के लिए मुझे डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब की 4 लाइन याद पड़ती हैं, आप दोनों के लिए मैं समर्पित कर देता हूं कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है। धरा मतलब ये पूरी दुनिया, कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। एक व्यक्ति चल तो सकता है, पर दौड़ने के लिए तो उसे लोगों की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और लोग अगर अपने हों, अगर अपने लोग साथ दे दें, तो मैं समझता हूं उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हमारे आदरणीय चेयरपर्सन दिनेश जुनेजा सर, आपका स्वागत कर रहे हैं मैम। वेलकम डॉक्टर विनीता जी, आदरणीय दिनेश जी, जुनेजा मुझे सर। भी अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ के, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं, मेरे नजदीक इतना बड़ा समुंदर है और मैं चूकी हूँ वहां तक आने से, और मैं जरूर आऊंगी। अच्छा मैम, इस सोच पे आपका क्या कहना है? आपने सवाल, आपने बात निकाली है, तो हनुमानगढ़ जैसे क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी की शुरुआत करना, और यूनिवर्सिटी का भी मिशन क्या है कि ऐसा कोई भी कोर्स, ऐसा कोई भी चीज वहां पर ना ऐसा चूक जाए जो हमारे हनुमानगढ़ में ना हो और मेट्रो सिटीज में हो। बाबूलाल जुनेजा सर की सोच ये रही। मैं सैल्यूट करती हूँ। मैंने पहले भी एक शब्द यूज किया, दूरस्थ शब्द। अधिकतर क्या होता है कि एक, क्योंकि मीडिया के हम बड़े नजदीक चले गए हैं, हमारी युवा शक्ति नजदीक चली गई है। यूरोप में क्या हो रहा है हमें दिख रहा है, जयपुर में क्या हो रहा है दिख रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भाव आता है कि कहीं हम राजस्थान में पिछड़े तो नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि घर से दूर रह के पढ़ना, माँ बाप से दूर रह के, और जो सबसे बड़ी दूर रहने में समस्या आती है वो डाइट की है। मैं क्योंकि एक मोटिवेशनल रही हूँ युवा के लिए, उसमें मेरा एक बहुत बड़ा पायदान रखती हूँ मैं कि आदमी को अपनी खुराक पे भी उतना ध्यान देना चाहिए जितना अपने कैरियर पे, जितना अपनी एजुकेशन पे, और जितना धन कमाना हमारी आवश्यकता है उस पे देना है। क्योंकि युवा शक्ति अगर घर से बाहर रहेगी तो निश्चित रूप से उसे बाजार का खाना पड़ता है, और जिंदगी पहले जरूरी है, विचारों पे भी परिवर्तन होता है। मैं थोड़ा सा अपनी बात को इलेबोरेट करके कहना चाहूंगी। बहुत पहले हमारे यहाँ साधु संत कहा करते थे, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो युवा शक्ति जितना इस तरफ जा रही है कि बाजार का मैदे वाला भोजन अगर वो छोड़ दे, तो खुद ही अपना के देखे कि मैंने 3 महीने के लिए सिर्फ इतना व्रत लेना है कि माँ बहन या घर पे खाना खाना है, चाहे खुद बना के, बाहर का नहीं खाना। तो 3 महीने पहले के जो उसके खुद के रिजल्ट थे, चाहे कार्यशैली में, स्वभाव में, आध्यात्मिकता में और अपनी प्रमोशन में, चारों में उसे अंतर मिलेगा। ये मेरा दावा। क्या बात है, क्या बात है मैम। आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, खुराक। अगर ख्वाब पूरे करने हैं तो कहीं ना कहीं खुराक पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन मैम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको। अगर मैं अपने घर से बाहर हूं, इन केस मैं घर पे हूं ही नहीं, देखिए घर पे तो मैं 100 तरह की चीजें कर सकता हूं, लेकिन मैं घर से बाहर हूं, फिर भी अगर मैं कुछ प्रिवेंशन चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी खुराक ठीक रहे, तो क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह अपनी खुराक को ठीक रखना चाहिए, खान पान को? नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें उस मानसिकता से निकलना है कि माँ खाना बनाती है तो हमें सीखना नहीं है, चाहे मेल है या फीमेल है, हमें खाना सीखना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये रहेगी कि चलो फिर भी वो सुविधा भी नहीं है, आप 10 दिन के लिए नहीं बना सकते, केवल 10 डेज की ट्रिप पे हैं, तो आप खुद देखें, आपके पास हाथ में गूगल है, नेट है। पहले तो ये सुविधाएं नहीं थी। हर शहर में हमारी महिलाएं काम करती हैं, हमारे एनजीओज काम करते हैं, जो हाथ के बने टिफिन देते हैं जिसमें मैदा नहीं काम लेते, तला भुना काम में नहीं लेते, तो वो खाएं। और जहाँ तक देखें तो गेहूं कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आप फल पे रह सकते हैं, आप थोड़ा बहुत अंकुरित करके खा सकते हैं 2-3 दिन के लिए। आप मोदी जी का उदाहरण लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी पहली बार विदेश गए थे व्रत रखे हुए, उससे भी उन्होंने 8 दिन में ट्रिप पूरी की थी। रादर मैं देख रही हूँ मोदी जी जितना सादा खा रहे हैं, हमारे देश को ज्यादा शक्ति दे रहे हैं, ज्यादा चीजें दे रहे हैं। एक जीवंत एग्जाम्पल है। और मैं तो खुद अन्न को प्रेफर नहीं करती हूँ, मतलब चाहे धार्मिक रूप से नहीं करती, पर मुझे कहीं सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैम आपने अभी युवाओं की बात की है, डॉक्टर कोविद कुमार सर स्वागत है आपका, साधना जागीर जी वेलकम कर रहे हैं मैम। विनीता मैम, अभी आपने युवा शक्ति की बात की, तो इन दिनों आप एक युवा शक्ति के साथ एक चुनौती देख रहे हैं, एक चैलेंज देख रहे हैं
कि युवा शक्ति बहुत जल्दी निराश, हताश, या जरा सी कोई मतलब मैं फेल हो गया तो आदमी हताश हो जाता है, मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया तो मैं हताश हो जाता हूँ, इवन मेरा फॉर्म गलत भरा गया तो मैं मतलब अपनी जिंदगी को कोसने लगता हूँ। तो क्या ये इससे कैसे बाहर आ सकता है हमारा युवा, इससे कैसे हमारी जो यूथ है जो वो बाहर आ सकते हैं? पहली बात तो ये सही है कि क्या हुआ, मैंने जो अपने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया इस पैशन के साथ कि युवा क्यों भटकता है, मेरा अपना कुछ सोच रही। क्योंकि हमने देखा कि कई जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल जी मीडिया हो सकता है कि हमारे लिए बहुत सारी उपयोगी चीजें देता है, बहुत सारी, मैं मानती हूँ। लेकिन जी इसके साथ साथ जिस तरह अपन देखते हैं कि हमारे पुराने जमाने में डाकू होते हैं जी, चोर होते हैं, गलत शिक्षा देने के नॉवल आते थे पहले कि युवा शक्ति उसमें खो जाए, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं। जी उसी जी तरह कुछ ऐसा हम बाहरी देशों से जुड़े हुए हैं, वो तरह तरह के गेम्स डाल देते हैं, तरह तरह के कार्टून्स डाल देते हैं वो लोग। तो इस तरह क्या होता है कि वो जो युवा शक्ति उसको देखने बैठती है, गेम्स को देख रही है मान लीजिए वो, तो वो जी जी एक बार में तो एक एक कार्टून फटाफट छत पे चढ़ गया, 2 मिनट में पहाड़ पे चढ़ गया, 1 सेकंड में बटन दबाया वो धरातल पे गिर गया। तो वो उसको जी जैसे मान लो जीत भी लेता है ना, तो उसकी जो ये मानसिकता बन जाती है कि बटन दबाने से काम होता है। तो मैं ये सोचती हूँ इन चीजों को देख के युवा का मन आतुर हो गया कि मुझे तो बस सफलता ही चाहिए। जी अगर इससे हमें अपने आप को बदलना है तो मेरा ये सोचना है कि 4 चीजों पे अगर युवा चले, जी सिर्फ छोटी छोटी हैं, आप और हम भी अपना सकते हैं। सबसे जी पहला है कि अगर वो किसी से छोटा सा कमिटमेंट करे, बहन से, माँ से, पिता से, पत्नी से, उसे पूरा करे, टीचर से कमिटेड रहे वो। क्या फिर उस बात है, क्या बात कमिटमेंट छोटा सा हो, उसको मजा है। आएगा। जनरली आजकल जब से मोबाइल हाथ में आए हैं या हमारे अपने पर्सनल कमरे हो गए, हमें आदत सी पड़ गई झूठ बोल दिया। कमिटेड हो जाए, फिर वो रेगुलर रहे। कोई भी जी जी काम है, अगर इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे कॉलेज जाना है, तो वो पीरियड अटेंड करना है, चाहे 2 ही करने हैं। उसको जी रेगुलर कहे करे, वो उसको डिसिप्लिन से करे। मतलब टाइम को मत चेंज करे बिल्कुल भी, अपने कमिटमेंट से, चाहे दिन में 1 घंटे के लिए वो, मान लीजिए टीवी जी का जी शौकीन है, कोई बुरी बात नहीं है, आज के युग से जुड़ना चाहिए। लेकिन एक चैनल और एक पर्टिकुलर सीरियल को लगातार देखे, वो सिखाएगा। मिनट मिनट में जी चैनल बदल लेना, अब मैं ये देख लूँ, डिज्नी वर्ल्ड देख लूँ, अब मैं स्टार देख लूँ, अब मैं ये देख लूँ, ये भी भटकाता है। और लास्ट में हम्म, स्पिरिचुअल, थोड़ा आध्यात्मिक, क्या बात जिस जिस इष्ट देव को वो मानता है, जिसे वो ज्ञान लेना चाहता है या जिसकी वो श्रद्धा रखता है, तो है। आप जी कभी शास्त्रों में भी जाए ना, तो वहां ऐसे लिखा जी है, पहले हम भक्ति करते हैं, भक्ति से हमारे जी में करुणा आती है, करुणा जी से हमारे में दया आती है, तो दया से हमारे में श्रद्धा आती है। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी ना, हमें अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा हो जाएगी, अपने माँ बाप के प्रति, अपने बच्चों के, अपनी पत्नी के प्रति, या पत्नी का अपने पति के प्रति, माता पिता, सास ससुर, उसके माँ बाप, तो कहीं भी आत्महत्या और इस तरह के डिप्रेशन नहीं आएंगे। अगर मैं बात करूं, देखो वापस लौट के आ रही हूँ मेरी संस्था पे, आपको जी हैरान करने वाली बात बताऊं, हमारे यहाँ जो बच्चे गर्दन भी नहीं संभाला करते थे, बिल्कुल जी बैठ नहीं पाते थे, वो बच्चे किसी एक अच्छे, जैसे आज आपने मुझे याद किया, इसी तरह जी एक युवा आया था गुरप्रीत नाम से, वहाँ वो पैराबोशिया गेम्स होते हैं एक पैरा ओलंपिक की तरह दिव्यांग बच्चों के लिए, जी उसने अपने जजमेंट लिए, अपनी स्क्रीनिंग की, 5 बच्चों ने हमारे यहाँ प्राइज जीता, जिसमें प्रवीण ने फर्स्ट प्राइज, हमारे यहाँ से प्रदीप यादव नाम का लड़का है, बीएसएफ से फर्स्ट प्राइज लिया उसने पैराबोशियो में पूरे देश में। क्या अगर एक बात है। दिव्यांग बच्चा यहाँ पहुंच सकता है, जी और ऐसे इंटरव्यू में मेरे पास इतने एग्जाम्पल है, मैं केवल 1-2 नाम शेयर करना चाहूंगी आपसे, जो लोग जी मैम डेली एक्सरसाइज कराते हैं। तो जैसे एक रवनीत बच्चा है, मुक्तसर से आता है, जैसे जी गर्वित है, 22 ml से आया पिछले दिनों में, मनिंदर है, पुरानी आबादी से आ रहा है, जो पहले कुछ भी नहीं कर पाते थे, एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, अपने काम खुद कर रहे हैं। इसी तरह हमारा एक जो भी स्पेशल स्कूल है जो निशुल्क है, जी उसमें भी मैंने देखा चंकित नाम का बच्चा है, उस पर बहुत फर्क पड़ा। कार्तिक आपके हनुमानगढ़ से है, पिछले 2 साल अच्छा से यहाँ रह रही है, उसकी मदर रह रही है,
और वो इतनी अच्छी केयर टेकर हो गई है बच्चों की, और बच्चा बिना गर्दन संभाले आया, 1-2 बार वो इंटरव्यू भी दे चुकी है। अब वो बच्चा अच्छा लिख लेता है, बैठ लेता है, अपने सारे कार्य खुद कर लेता है। मैं तो इस सारे समय में जहाँ भी हमारी संस्था पहुंची है 2000 से लेके 2020 तक, मैं तो अपने आए हुए बच्चों के जितने भी पेरेंट्स हैं, हमारे गंगानगर की आसपास की जनता है जो उनको रहने को जगह भी देती है, और उस एडमिनिस्ट्रेशन जिसने हमें उसको चलाने में सहयोग दिया, कई बार जी उनको दिल से भी गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा, मैं और डॉक्टर साहब तामझाम लेके इसको शुरू नहीं किया था, एक जी, कमरे से शुरू किया था। आज हमारे यहाँ इतने कर्मचारी और लोग काम कर रहे हैं, और इन बच्चों की दुआओं से ही हो रहा है। इस चीज क्या को बात। सीखते हुए मैं युवाओं से कहना चाहूंगी, और मैं घर में अपने बच्चे, भाई भतीजा बेटा, इनसे भी एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर एक दिव्यांग बच्चा जो गर्दन भी नहीं संभालता था, आज वो एक जी सामान्य स्कूल में भी जा रहा है, खेलने भी जा रहा है, अपना पढ़ भी रहा है, तो एक सामान्य अगर मेहनत करे तो वो क्यों नहीं अब्दुल कलाम, क्यों नहीं मोदी, क्यों नहीं बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है ना। बन सकता, क्या बात है, सोच तो है ना। और फिर क्या बच्चों के बात है। पास तो फैसिलिटी भी है। आपने सोच की बात की मैम, तो नीरज बिश्नोई जी आपकी सोच को सैल्यूट कर रहे हैं, मैडम का वर्क सैल्यूट है मैम। हरिहरि शास्त्री जी वेरी नाइस इफेक्टिव लेसन, सुनीता मांगवाना जी वेलकम बहन जी, रामकिशन शर्मा जी आपको वेरी गुड, नीरज बिश्नोई जी गुड मॉर्निंग, मुनीषा सुदेरा जी वेलकम मैम। अब विनीता मैम, अभी आप दिव्यांग बच्चों की, मैं स्पेशल बच्चों की बात कर रहे हैं, मेरे मन में हाँ एक सवाल उठ स्पेशल। जी जी, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है विनीता मैम यहाँ पर, क्या स्पेशल बच्चा जन्म के बाद दिक्कत होती है या जन्म के प्रोसेस के दौरान कुछ कमी रह जाती है जिससे वो पैदा ही स्पेशल होता है, पैदा ही दिव्यांग के तौर पे होता है? अगर जन्म के प्रोसेस के दौरान होती है तो क्या आप हमें गाइड कर सकते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनसे इन चीजों से अवॉइड किया जा सकता है, बचा जा सकता है? ज्यादा, क्योंकि जो मेडिकल आंसर है इसमें एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छिपे हैं। मैं जी आपको एक व्यवहारिक तौर पे बात बताना चाहूंगी, चिकित्सीय तौर पे कभी आप डॉक्टर साहब साथ बैठ लीजिएगा। ठीक व्यवहारिक है। तौर पे जो हमारा अनुभव रहा, जो मैंने इतने साल काम किया, मैं ये सोचती हूँ कि जिस तरह अपन एक उस टाइम जब काम शुरू किया तो स्कूटर होते थे, अब गाड़ियां होती हैं, एरोप्लेन होते जी हैं, तो हम जी जब जी स्कूटर या गाड़ी लेते हैं तो, या कोई भौतिक चीज लेते हैं, हम बहुत जी जगह पूछते हैं कैसी है, क्या है, कैसा इसका एक्सीडेंट प्रोन है या नहीं है, इस तरह से हम बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, कलर जी कैसा जी है। मैं ये हाँ जी सोचती हूँ कि गर्भ धारण करने से पहले से ही अगर हम इस विषय को लेके अलर्ट हो जाएं, कि जैसे पहले शास्त्रों में होता था कि हमें एक इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए, तो वो उस पुरोहित को बुलाते थे, इसी तरह हम अपना कोई गाइड चुन लें। हालांकि डॉक्टर साहब 20 साल से कर रहे हैं, हम लोगों का ये जी सोचना है कि बिफोर प्रेगनेंसी ही मदर फादर की डाइट, सोच, एक्सेप्टेंस, जैसे कि आप किसी का ओके स्वागत करोगे, मेरे घर बच्चा आने वाला है, क्या पता क्या बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, तो मुझे प्रसन्न रहना है, अच्छा खाना है, खुद से ध्यान रखना है, तो ये सारी चीजें गर्भावस्था से पहले अगर वो सोच लेता है, और ड्यूरिंग क्या बात। प्रेगनेंसी वो सोच ले कि मेरा गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन कौन होगा, तो मान लीजिए बच्चे का डॉक्टर भी वो पहले तय कर लेता है, और 9 महीने अगर वो अपनी गायनी को दिखाते वही सेम स्लिप पीडियाट्रिशियन को दिखाता है, तो आप मानिए मानवता के नाते इकोनॉमी है, एक बस रहता है पहलू, उसके साथ साथ वो जो पीडियाट्रिशियन है जो इस चीज के लिए संविदा है, और 9 महीने से जी उस मदर की पर्ची देख रहा है, तो वो उसकी जी डिलीवरी के टाइम जब कॉल आएगी तो अन्य दिनों से वो 10 मिनट पहले बैठा होगा। जैसे आज मुझे पता था मुझे इंटरव्यू में आना है, सडन कॉल नहीं है, तो मैं प्री बैठी हूँ ना आके, तो वो पहले जी होगा। पहले होने से क्या होगा, वो संसाधन, वो सारी चीजें उपलब्धता रहेगी, तो उसमें चांसेस कम होते हैं कि बच्चा जब बाहर आ रहा है तो देरी से रोए या कोई दुर्घटना होए, क्योंकि एक दुर्घटना है कि डिलीवरी हुई और बेबी रोया नहीं, इसके भी आगे कई चिकित्सीय कारण जी होते हैं, लेकिन हम इस तरह से करके बच सकते हैं कि अपने संसाधन पहले रखें। बहुत ही अच्छी लर्निंग, बहुत ही अच्छी आपसे इंफॉर्मेशन हमें मिली है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर केदार प्रताप जी आपसे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। और विनीता मैम, मेरा अब एक सवाल और भी है कि मेरे आसपास अगर एज एन इंडिविजुअल मैं पूछता हूँ, या जो तमाम लोग सुन रहे हैं, मान लीजिए मैं अपने आसपास देखता हूँ कि मेरे यहाँ कोई दिव्यांग बच्चा है, स्पेशल बच्चा है,
तो मेरे यहाँ 2 सवाल हैं। उसके मम्मी पापा शायद उन्होंने आपका इंटरव्यू नहीं सुना हो, शायद वो इतने अवेयर ना हो। तो अगर मैं एज एन इंडिविजुअल, एज ए पर्सन उनको गाइड करना चाहूँ, या मेरे घर में ही कोई ऐसा बच्चा है, तो हमें किन बातों का ख्याल रख सकते हैं या किन बातों के तहत उनका अच्छी ब्रिंगिंग कर सकते हैं, आप ब्रिंगिंग कर सकते हैं, पहला सवाल। और क्या इन बच्चों के लिए एजुकेशन की कुछ व्यवस्था है, स्पेशल एजुकेशन भी कुछ है? स्पेशल एजुकेशन अपने यहाँ तो है ही है, 2005 से स्कूल चल रहा है और फीस भी नहीं है, कुछ नहीं। और वहाँ पे गेम्स भी सिखाए जाते हैं, जर्नल लर्निंग सिखाई जाती है, व्यवहारिक विकास सिखाया जाता है, रोजगार के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग है, बच्चे पेंटिंग बनाते हैं, बंधनवार बनाते हैं, बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं जिससे वो अपने घर और अपने क्षेत्र में जाके रोजगार कमा सके। अभी मैं इंडिया लेवल पे बात करूं तो क्या इंडिया लेवल पे भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं? पूरे देश में ऐसी व्यवस्थाएं हैं क्या? पूरे देश में कहीं कहीं तो होगी, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, कहीं तो होंगी। मेरे आसपास का जहाँ तक बात करूं कि एक ही जगह पे मतलब डे केयर, फिजियोथेरेपी, स्पीच और फिर स्पेशल एजुकेशन, फिर बिहेवियर डेवलपमेंट, गेम्स के बाद उनके रोजगार के लिए, और फिर उसी जगह बच्चों के डॉक्टर का उपलब्ध होना, ये सारी चीजें आपको एक साथ पूरे इंडिया में नहीं मिलेंगी। सभी चीजें एक साथ। बच्चों के रहने की भी व्यवस्था है, होम प्रोग्रामिंग भी है, जैसे मदर को ट्रेंड किया और फिर वो घर जाके कर लेती है। दूसरा सवाल आपने पूछा था कि अगर मैं किसी को गाइड करना चाहूँ तो कैसे करूँ, या हमारा प्रचार कैसे है, वहां तक है या नहीं है। तो पहली बात का जवाब तो मैं ऐसे देना चाहती हूँ कि जैसे हम प्रेगनेंसी काउंसलिंग करते हैं, उस टाइम हमारे दिमाग में कहीं न तो हम पेशेंट से कोई इकोनॉमी चार्ज करते हैं, उसके पीछे वक्तव्य है, क्योंकि फिर क्या होता है कि सामने वाले के दिमाग में आ जाता है कि मैं जितना पैसा दूंगा उतना ही मेरा इलाज होगा, और हमारा मोटो है हर माँ की गोद में स्वस्थ बच्चा। तो डाल जाए, क्या बात है, क्या डाल जाए, हमें हॉस्पिटल में पेशेंट भेज दे, वो हमारा दुआएं दे दे, वो भी हमारे लिए कीमती हैं। अब इसी कड़ी में हम उसको जो गाइड कर रहे हैं, तो मैं आपको भी कहना चाहूंगी और आपके यूनिवर्सिटी, जो कौशल दास यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी कहना चाहूंगी कि अगर हम 10 लोगों की काउंसलिंग कर भी देते हैं, हमारा कुछ भी घसता नहीं है, लेकिन अगर उसमें से 5 ने भी असर कर लिया, 5 को भी फायदा हो गया, तो हमने बहुत काम कर लिया। जरूरी नहीं है कि सभी लोग हमारी बात माने। तो इस विषय को लेके हम इस तरह से अखबारों में भी लिखते रहते हैं, बहुत लोगों का, हमारे पास दिल्ली के पास से बच्चे आते हैं, जलालाबाद से आते हैं, रावत सर से 3 स्टेट्स कवर करते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूरा राजस्थान कवर करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब, कई बार क्या होता है, दिव्यांगता या कह लो विकलांगता या विशेष शिक्षा, लोगों का कई बार क्या है, अपनी सोसाइटी में एक नजरिया होता है कुछ लोगों का कि ये मेरे काम की चीज नहीं है, ये दिव्यांग बच्चों के पेरेंट्स के काम की चीज है, तो वो पढ़ नहीं पाते। कई बार सोशल स्टिग्मा भी आड़े आता है। मान लीजिए मैं अच्छे घर से थी, जुबिन हुआ, मेरे को भी लगा कि 1.5 साल तक किसी को पता नहीं चले कि जुबिन विकलांग है, मैं मेहनत कर लूंगी। और होता ये कि अगर हम पहले ही दिन इस तरह की संस्था ढूंढ के सही ट्रीटमेंट ले ले, तो मैंने मेरी ही संस्था में देखा है, विदाउट नेक होल्डिंग आया हुआ बच्चा आज स्कूल जा रहा है। मतलब क्या बात, ये हम कितने हो गए, क्या बात। मैम एक बात और, मेरा एक सवाल है। दीक्षा नागपाल जी लिख रहे हैं, थैंक्स डॉक। जितेंद्र चौधरी जी लिख रहे हैं, यू आर डूइंग वेरी वेल फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। क्या बात है जितेंद्र सर, आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया है, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। विनीता मैम मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सुन पा रही हूँ, बिल्कुल सुन पा रही हूँ। विनीता मैम मेरा एक सवाल, यहाँ एक और भी महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद क्या लक्षण हैं जिनसे हमें अर्ली एज में ये आइडिया लगता है कि हमारा बच्चा दिव्यांग हो सकता है, स्पेशली एबल्ड बच्चा हो सकता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने मेरे से पहला पूछा, मैं मान रही हूँ, बहुत ही आज के टाइम बताने वाला सवाल था ये। सबसे पहले तो जो बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ लक्षण है, वो अपने को ध्यान आ जाने चाहिए।
जैसे कि बच्चा बार बार नीला पड़ रहा है, पैदा होते ही मदर देख रही है बार बार नीला पड़ रहा है, हालांकि डॉक्टर उसको ठीक कर रहा है और वो पड़ रहा है। फिर थोड़ा सा जैसे बड़ा हो, हल्का सा 2-4 दिन बड़ा हुआ, इतना लेथार्जिक है कि लात और पैर ही कम हिला रहा है वो। थोड़ा सा और बड़ा हो गया, माँ का ध्यान नहीं गया, ओके। तो मान लीजिए आम बच्चा 2.5 महीने पे गर्दन संभाल लेता है और वो 2.5 से 3 महीने होते हैं, और जी हमने देखा 5 महीने तक बच्चा गर्दन नहीं संभाल रहा है। आपने देखा जनरली बच्चा 1.5-1 महीने का होता है, ऐसे खूब खेलता है, दोनों पैर साइकिल की तरह चलाता है, और बच्चा जरूरत से ज्यादा एक पैर जी के ऊपर कैंची की तरह डाले रखता है, जब देखो जब खाली हुआ पैर के पैर एंटी अड़ा दी। तो इसका मतलब इन लक्षणों से हमें समझ जाना चाहिए कि हमें किसी ऐसे सेंटर पे जाना चाहिए जहाँ इस पे ध्यान दिया जाए। और आपने जैसे मेरे से पहले पूछा जी पूरे देश में है या नहीं, मैं तो चाहती भी हूँ कि मैं खुद भी कर सकूं ऐसा, नहीं तो कुछ आप जैसी संस्थाएं हम लोग मिलके पूरे देश में ये व्यवस्थाएं लागू करें ताकि बच्चों को फायदा मिल सके। क्या बात है, क्या बात है। हेमंत कालिया जी लिख रहे हैं, विकलांगों के लिए हम ये चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं पूरे देश में हो। बहुत खूब हेमंत सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विनीता मैम, एक सवाल और मैं जानना चाह रहा हूँ। ये तो वो बच्चे हैं जिन्हें ईश्वर ने या किसी कमी की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान किसी कारण से वो दिव्यांग हो गए। आप उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे जो हाथ पैर से तो दिव्यांग नहीं है लेकिन सोच से, नजरिए से, मानसिकता से दिव्यांग हैं। अब यहाँ मेरा मतलब क्या है, दिव्यांग से मेरा मतलब क्या है कि भाई डर जाते हैं, घबराते हैं, जरा सी बात पे हॉपलेस हो जाते हैं, जरा सी असफलता हाथ लग जाए तो गलत कदम उठाने लगते हैं, या अपने ऊपर से भरोसा ही खो देते हैं, पता नहीं मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा। आप इन युवाओं से, इन लोगों से, मैं चाहे युवा हो या लोग हों, आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह की मानसिकता वो अपनाएं और कैसे? सबसे पहले तो मैं इसमें एक शब्द यूज करती हूँ, आत्ममुग्धता। आत्ममुग्धता। ओ आत्ममुग्धता मैं कई बार कहती भी हूँ बच्चों को। जनरली क्या है कि जी एक ट्रेंड आ गया जैसे सेल्फी लेने का, जैसे जी किसी जी। पार्टी में जाते हैं तो मैं सुंदर दिख रहा हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं सबसे जी आगे चल रहा हूँ, जबकि दुनिया इतनी बड़ी है। थोड़ी सी देर के लिए मैं सोचती हूँ कि हर व्यक्ति को जब वो चल रहा होता है, जिस तरह भगवान आस ऊपर से कितने लोगों को देखता है, उसी तरह बहुत लोग हैं, सब आगे पीछे चल रहे हैं। तो हम कभी भी आत्ममुग्धता में ना खोएं, हमसे छोटे को देखें। हम जिस इकोनॉमी लेवल पे रह रहे हैं, जिस एजुकेशन लेवल पे रह रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई बच्चा पीएमटी दे रहा है, कोई बच्चा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, जी या कोई बच्चा अपने लेक्चरर बनने की तैयारी कर रहा है, इस तरह की जी कंपटीशन वो दे रहा है, पहले तो उसे जी। थैंकफुल टू गॉड होना चाहिए कि मैं ऐसे माँ बाप का बच्चा हूँ जो मुझे इस तैयारी के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे से कितने खड़ा छोटे हूं लोग हैं क्या? जो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ये बात उसे दिन क्या में बात सुबह है, उठते ही गॉड को थैंक्स देना चाहिए कि मैं उस लेवल पे हूँ। और अगर आपने क्या कभी बात है। देखा हो, चाहे क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे दौड़ है, चाहे कोई बॉल फेंक रहे हैं, तो हमेशा कोच जी ये सिखाता है, अगर आपने अच्छी रेस चल रही है तो 2 कदम पीछे चलो, फिर दौड़ो और फिर बॉल फेंकोगे तो बॉल अच्छी जाती है। तो ये जो क्या छोटी बात। सी हार होती है, चाहे आपका 1 साल फेल हो जाना, चाहे आपका जी सिलेक्शन ना होना, आपके जी पास कितने ही उदाहरण है, आज कितने ही लोग कामयाब हैं। हम अगर कोई शौक पालना ही चाहते हैं तो मैं युवाओं को आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, किसी जी भी अच्छे पॉजिटिव थिंकर्स की बुक उठाएं, चाहे उसके 5 पेज पढ़े रोज। जी और नहीं तो अगर नेट तो सबके पास है, गूगल सर्च करें, अब्दुल कलाम की हिस्ट्री उठा लें, आज हमारे पास जी। जीवंत उदाहरण हमारे मोदी जी बैठे, उनकी हिस्ट्री उठा लें, किसी भी सफल गायक की हिस्ट्री उठा लें, वो अपने पहले दिन बताएगा कि मैं भूखा सोता था सड़कों पे। जी मेरे एक परिचित थे, आज वो बहुत बड़े पद पे हैं, और जब भी हम इकट्ठे हंसते खेलते बात करते थे, वो मुझे कहा करते थे, कहते दीदी जब हम एग्जाम फाइट कर रहे थे, हमारे घर से केवल इतना पैसा आता था कि वो 28 को खत्म हो जाता था, क्योंकि हम लोग इतने साध्य नहीं थे, तो भी जी। हम वो 2 दिन चाय पी के निकाल लेते थे कि कुछ तो बनना है। अगर वो उस क्या समय पे बात। लौट आते तो वो कैसे आज सफल होते ना। एक पहाड़ क्या पे आदमी बात। चढ़ता है,
आप देखो कितनी मुश्किलें आती है, अभी गिरा। तो आज नाम तो उन्हीं का है जो हिमालय की चोटी पे चढ़ गए, दूसरे को कोई नहीं जानता। तो युवा ये देखें, मैं वैसा बनना तो चाहता हूँ, तो उसकी जी। हिस्ट्री भी पढ़े, उसकी हिस्ट्री पर भी जाए। मान लीजिए मैं मेरी और डॉक्टर साहब की बात करूं, तो मैं जी। जब अपनी जिंदगी में इस काम को शुरू किया था, मैं जी। आज इस बात पे मुझे एक बात याद आ गई। हमारे पास जी। एक कपल आया था बठिंडा से, जो डॉक्टर जी। थे, हमें नहीं पता था। जो जी। उनकी मैडम थी, उनके पेरेंट्स यहाँ थे, वो कोई इनकम टैक्स अधिकारी थे, कोई 20-15 साल पुरानी बात है। वो चुपचाप जी। एक्सरसाइज कराती रही, बच्चा ठीक हो गया, बच्चा जाने वाला हो गया। तो उनका डॉक्टर साहब पास मैसेज आया, सर मैं मेरे हस्बैंड के साथ आपके घर आना चाहती हूँ। हम दोनों को लगा कोई उलाम्बा नहीं दे रहे हो, जनरल ट्रेंड है, कोई कंप्लेन ना कर रहे हो, पहले आए थे प्लेटफॉर्म पे। जी। जी। और सरप्राइज ये रहा कि उन्होंने ऊपर आके हमें ये कहा कि पहले तो हम आप दोनों के पांव छूना चाहते हैं। बोलो क्यों? कि जी आप दोनों को देख के हमारा डाइवोर्स बच गया। अच्छा। आपका बच्चा गर्दन भी नहीं संभालता और हमारा बच्चा तो ठीक हो रहा था, फिर भी हमने सोचा कि विकलांगता है, वो दोषी है, वो दोषी, और हम अलग हो जाएं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आप अपने आप में सोचो कि हमें भी नहीं पता था हम कभी एग्जाम्पल बनेंगे, लेकिन जब हमें तकलीफ आई ना, उस तकलीफ पे न तो हमने कभी पेरेंट्स से शेयर किया, न कभी प्रभु को शिकायत की, न कभी आपस में करी, सिर्फ एक जज्बा ले लिया कि जो काम हम अपने बच्चे के लिए नहीं कर सके, तो हम एक रास्ता बने कि बाकी माँ बाप अपने बच्चे के लिए कर सकें। तो मैं इस माध्यम से बच्चों से कहना चाहूंगी, जो भी व्यक्ति आज सफल है, आप और मैं ही नहीं, अब्दुल कलाम जी और माननीय मोदी जी ही नहीं, ऐसे जीवंत उदाहरण चारों तरफ पड़े हैं। जिसको भी वो प्रेरणा मानते हैं, उसको उठाएं, उसकी हिस्ट्री एक बार जरूर पढ़े। तो मैं कहती हूँ कभी डिप्रेशन क्या, गोली लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सबसे ज्यादा मैं फिर खुराक पे आना चाहूंगी कि तला भुना खाने का जो एक नजरिया होता है कि अपन नेट पे देखते हैं ये भोजन ऐसे तैयार होता है, इतना सुंदर लग रहा है, उस होटल में इतनी सुंदर तरह पेश होता है, हमें वेटर पेश करता है, ये इस आदत को ना रख के हम दो फायदे करेंगे। हेल्थ का तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम ये कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर भी बनेंगे। हम घर पे भी अपना काम करेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारी आत्मा स्वस्थ। आपकी जो भोजन पका रहा है होटल में, हो सकता है उसके मालिक ने उसके साथ या उसके परिवार में क्या मजबूरी है, वो बना तो आपका भोजन रहा है, दिमाग उसका चल रहा है उस द्वेष, उस वितर्षणा की तरफ, तो कहीं ना कहीं वो अन्न में भी आएगा और वो आपके अंदर ट्रांसफर। तो क्या मेरा मानना है, जल भी पियो, भोजन भी करो, तो 2 मिनट प्रभु को याद करके लो, तो वो भी खत्म हो जाएगा। आपको अगर बाहर खाना पड़ता है, तो इन चीजों से बचने के लिए कहीं ना कहीं हमारी पुरानी जो हिंदुस्तानी संस्कृति है, आज कोरोना आया बहुत ही बड़ी, देखो ये आज मैं आपके बीच बैठी हूँ, अगर कोरोना महामारी थी तो ये देन भी है कि अपन लोग मिल रहे हैं। आपके अंदर एक आइडिया आया कि किसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपने युवाओं को, शायद आप चलते कॉलेज में नहीं मिला सकते, अब आपने इतने लोगों को मिला दिया। तो ये पॉजिटिविटी है ना, ये सकारात्मकता है। ऐसे ही आप बैठ जाते, कोरोना आ गया, क्या करें, कॉलेज तो ऐसे कैसे चलाएं, आपने एक्टिविटी ढूंढ ली। इसी तरह मैं कहती हूँ, जैसे महामारी आई, आप देखिए जो हिंदुस्तान हमारा, आज तक हम सिर नहीं उठा सकते थे, हमारे बच्चे विदेश जाते थे तो हम यूं कहलाते थे कि हम तो बहुत पीछे हैं, लेकिन इस कोरोना ने हमारे देश को कितना ऊपर उठा दिया, क्योंकि हमारी जो कमांड जिनके हाथ में थी, उन्होंने कितनी कुशलता से इसे संभाला। इसी तरह हम हैं, हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है, क्योंकि हम कभी ये ध्यान नहीं रखते, हमें यही पता होता है हमारा सिलेक्शन होगा, शादी होएगी, बाहर खाना है, लेकिन हम एक बॉक्स कभी भी नहीं बनाते कि महीने बाद हम उसमें 100 रुपए डाल दें कि बीमारी पे काम आएंगे। ये हमारी एक आदत है, ट्रेडिशनल आदत है। अब क्या होगा कि एक बार एक व्यक्ति बीमार हो गया, डॉक्टर के यहाँ 2000-4000 थोड़ा सा खर्च हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है वेस्टेज हो गया, हम प्रेशर में चले जाते हैं, जबकि एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ह्यूमन शरीर है, थोड़ा बहुत हिलेगा। तो इसी तरह से जैसे कोरोना को हमने देख लिया, मैंने जो कोरोना के माध्यम से, या जो मैंने यहाँ से सीखा कोरोना के दौरान,
इसीलिए मुझे आपका मैसेज बहुत अच्छा लगा, मैंने इसे फेवर भी बहुत किया और मैं एंथुजियास्टिक भी बहुत रही। मैं ये कहना जी चाहूंगी कि चाहे ये महामारी है, इससे भी अगर हम सकारात्मक लेंगे, डरेंगे नहीं, बताई हुई जितनी भी दूरियां हैं उसे अपनाएंगे, उन संसाधनों को देखो, हम क्यों बचे। चाहे वो दिया जलाना था, जी लोगों ने ग्रंथों में पढ़ा है कि बहुत साल पहले जब इतनी चिकित्साएं सुविधाएं नहीं थी, तो 14 के दिन लोग मिलके दिया जलाते थे और महामारी को भगाते थे। हमने उसे अपना लिया। सच या झूठ तो जी समय बताएगा ना इसका। इसी तरह मान लीजिए हम अपने काम खुद जी करते हैं, जी जी शुद्ध जी खाना खाते हैं, लोगों से सकारात्मक मिले, तो कोरोना से भी दूर बचे रहेंगे, डरने से कुछ नहीं होगा। तो युवा अपनी शिक्षा उनका कर्तव्य है, उनका रोजगार क्या इसी से बनना है, तो उन्हें अपनी शिक्षा को बात है। सकारात्मक लेना है। मैं एक बात और आपके मंच के माध्यम से खासकर कॉलेज सभी बच्चों को कहना चाहूंगी, मैं अपने घर पे भी अपने बच्चे से हमेशा बोल रही हूँ, कभी जी भी किसी टीचर को देख के छुपो मत। बच्चों में जनरली टेंडेंसी होती है, कॉरिडोर में देखा, अच्छा ओ मुखीजा आ गया, ओ हो वो आ गया। पहली बात तो अच्छा लैंग्वेज में एक सम्मान होना चाहिए, जो पहले होता था कि मुखीजा सर क्या आ बात है, गए, क्या जुनेजा बात है। सर आ गए। ये आपके हम्म, अंदर कहीं ना कहीं गुण लाएगा, कहीं ना कहीं उनकी आंखों का आशीर्वाद मिलेगा। कई बार छात्र क्या सोचता है, मेरे जी को देखेंगे, काम कह देंगे, डांटेंगे, मैं इस बरामदे के इस पिलर के पीछे से निकल जाता हूँ। इस पहले कोई कैमरे नहीं होते थे, जी आजकल तो हम कह देते हैं कैमरे, तो भी मेरे को, और मैं एज ए टीचर खुद भी काम किया है, आपके यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भी अगर बच्चा गायब हो रहा है तो आपको एहसास हो जाता है कि बच्चे ने सड़क मोड़ ली है। ये चीजें ना हो। क्या जितना भी हम जी अपने शिक्षक के पास, गुरु के पास, अपनी माँ के पास, पिता के पास, घर में बुजुर्ग के पास अगर 10 मिनट भी बैठेंगे, वो आपसे कुछ भी नहीं लेगा बल्कि आपको देगा। ये याद रखें। क्या बात है। बहुत खूब मैम। मैं कमेंट जरूर पढ़ना चाह रहा हूँ। प्रेमलता सोनू जी ने लिखा है कि मैं कार्तिक की मम्मी हूँ, मेरे बेटे को बहुत फर्क है, जुबिन ट्रस्ट को सैल्यूट करते हैं। क्या बात है। देवेंद्र जालंधरा जी, सुदीप्ति रस्तोगी मैम, रॉकी बिश्नोई भाई, डॉक्टर राम सिहाग जी, रामवीर तंवर भाई जी, रहमत पुनिया जी, तमाम लोग हमारे साथ, सत्यनारायण जी, नरेंद्र कुमार सोलंकी जी, रीमा शर्मा जी, तमाम लोग हमारे साथ, जसवीर सिंह जाखड़ साहब, बहुत सारे लोग, श्वेता जोशी मैम, तमाम लोग जुड़े हैं, विनीता मैम। और प्रेमलता सोनू मैम ने तो लिखा भी है कि उनका बेटा है, उनके बेटे को बहुत, कार्तिक को बहुत फर्क पड़ा है। तो मैं सैल्यूट करता हूं मैं भी आपको। सुरेंद्र साई जी, स्वागत है आपका। विनीता आहूजा मैम का स्वागत कर रहे हैं वो। विनीता मैम, एक सवाल मैं ये पूछ रहा था, अभी एक कपल का भी आपने उदाहरण दिया था, एक मेरा, हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या विकलांग लोगों को, अब हम बच्चों को बोलते हैं दिव्यांग बच्चे, क्या नाम बदलने के साथ साथ आपको पिछले 10, 12, 15, 20 सालों में क्या उनके प्रति सोच और नजरिए में भी कुछ फर्क आया है सोसाइटी में या नहीं? और मैं सोसाइटी पे तो बाद में आना चाह रहा हूं, सोसाइटी तो बहुत दूर की बात है, जिन माता पिता के ऐसे बच्चे होते हैं, क्या आपने कभी महसूस किया वो अपने ही स्पेशल बच्चे को तिरस्कार की, जिसे प्यार की ज्यादा जरूरत है, उसी को तिरस्कार देने लगते हैं, या उसी पे मतलब उससे या तो चिढ़ने लगेंगे या नाराज रहने लगेंगे? मैं तो अमरजीत आप बात कुछ कहना कहना चाहते हैं? चाहूंगी, बिल्कुल कहना चाहूंगी जी कि पहली बात तो ये, मैं करीबन 5000 बच्चों के पेरेंट्स के साथ एसोसिएट रही हूँ अपने अपने जी ही सेंटर पे। मैंने जी देखा, सबसे पहले तो मुझे, आपने पूछा विकलांग से दिव्यांग बना, तो मैं आपको याद दिला दूं, विकलांग से दिव्यांग शब्द हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया था कि उन्हें दिव्य आत्मा जी कहा जी था। लेकिन मैं एक बात क्या कहूँ, बात। पेरेंट्स का जहां तक मानना है, मेरे जी को अभी तक सिंगल पेरेंट ऐसा नहीं मिला आप ये देखो, हमारा जुबिन सेंटर जहाँ पे है, यहाँ पर अगर एक व्यक्ति जी 500, 700, 150, 250 किलोमीटर से दूर आकर हमने जो छोटा सा कमरा अवेलेबल जी कराया है, उसमें वो 5-5 महीने रह रहा है, तो आप उसकी श्रद्धा मानो, उस बच्चे के प्रति, उस बच्चे के प्रति दोस्ती बिल्कुल मानो। बिल्कुल। मैं तो नमन कर रही हूँ इन जी पेरेंट्स को। अगर वो आए तो ही तो जुबिन ने रिजल्ट दिया, जुबिन तो चल के उन तक क्या नहीं बात। गया ना अभी तक। अभी तक मेरे जी पास जी तो ये जी जी फैसिलिटी नहीं थी ना कि मैं चल के, एक सेंटर मैंने हनुमानपुर खोला, अबोर खोला, जी जी एक सेंटर मैंने जलालाबाद बोला,
एक सेंटर मैंने जाके दिल्ली के पास खोल दिया, या मैंने कमर्शियल एंगल भी सोचा हो, मैंने भी नहीं सोचा, पर पेरेंट्स ने भी भरोसा जी किया। वो जी ठीक। तब एक दो माएँ हैं जो मैं जब गई हूँ, उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि मैडम आप एक बार बोलते थे, हमने 2 बार एक्सरसाइज कराई, हमारा बच्चा 2 महीने में ठीक हो गया। उसके बाद मैंने नए आने वाले बच्चे की क्या बात। एक्सरसाइज का टाइम 2-2 बार डाल दिया। तो मैं ये तो कहीं नहीं कहूंगी कि अच्छा पेरेंट्स बच्चे को केवल उनका प्यार देते हैं, न उन्हें दया से भी नहीं देखते, उन्हें दोस्त मानते हैं। मैं जब 3 अच्छा मंथली मीटिंग लेती हूँ, क्या 3 बात मंथली मीटिंग में मैं एक है। जी क्वेश्चनियर देती हूँ पेरेंट्स को, मान लो, तो उसमें मैं बाकी क्वेश्चन के साथ जी साथ एक क्वेश्चन डालती हूँ कि स्पास्टिक बच्चा आपका क्या है। जी अब उसमें कई आंसर होते हैं, जी बोझ है, आपका दोस्त है, आपके लिए कर्तव्य है, जी आपके लिए तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो मैक्सिमम पेरेंट्स उसमें लिखते हैं कि ये जी मेरा दोस्त है। और प्रैक्टिकली आप दोस्त है, क्या मानेंगे, बात। जुबिन जुबिन 3 हम्म। सितंबर 88 में हुआ था, और जी 7 दिसंबर 15 को उसने हमें साथ फिजिकली छोड़ दिया। आप ये देखिए, वो गर्दन भी अच्छा नहीं संभाल पाया 27 साल की उम्र तक। लेकिन एक आपको बड़ी हैरानी करने वाली बात बता रही हूँ, उसको कभी किसी हमारे सर्वेंट ने खिलाया या पेशाब लेटरिन के लिए, हम तीनों करते थे दोस्त की तरह, उसके पिता, उसका अरे भाई और मैं। और पिता तो बाहर से क्या आते ही पानी बाद में पीते थे, पहले जुबिन की करते थे। तो आप मुझे बताइए, कहाँ ईश्वर नहीं है उस सेवा और उन बच्चों की सेवा है कि मेरे को ही नहीं पता था कब मैं एक शख्सियत प्रोग्राम में आपके बीच आ गई। मैंने ऐसा कभी नहीं क्या सोचा बात था। मैंने क्या अपने बात काम को बिल्कुल, और कहाँ पार्टी बैठी है, कहाँ नेता बैठे हैं, मैं उन लोगों से तब मिली भी नहीं थी। कार्यकर्ता हूँ, कभी जिला मंत्री रही, कभी मंत्री रही, कभी जाती रही, कभी नहीं सोचा। और मेरे पे उन्होंने भरोसा करते हुए मुझे एक जिले की जिम्मेदारी सौंपी। इससे बड़ा क्या आशीर्वाद मैं बात क्या, मेरे फर्ज तो क्या बढ़ बात गए हैं। क्या बात है विनीता मैम। यकीन जानिए आज का जो सेशन है वो मेरे लिए इतना लर्निंग वाला रहा है, इतना मतलब यकीन जानिए मैं शायद इस सेशन के बाद मेरी सोच, मेरे नजरिए, मेरे दृष्टिकोण तो बदलेगा ही बदलेगा, पर मैं कुछ हेल्प भी कर पाऊँ शायद उन बच्चों की जिनके लिए आप इतनी सेवा में समर्पित हैं। तो मैम नाइस। चलते चलते आप सोसाइटी को या तमाम लोगों से जिससे भी आप मुखातिब होना चाहें, कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, चाहे वो मैं युवाओं से हो, चाहे माता पिता से हो। मैं पहले तो अपने सब्जेक्ट पे कि जैसे अगर कोई चैलेंज आता है, चाहे दिव्यांगता है, जी एक्सीडेंट है, धन का कम हो जाना है, कि कोई भी तरह की अगर ट्रेजेडी आती है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप पहले खुद लग जाओ। मैंने थोड़े दिन अच्छा पहले एक साइंटिस्ट का पढ़ा था, सब कुछ जल गया, तो वो अपने बेटे को जी लेके और वापस वही खड़ा करने लग गया, पत्नी को भी उसने दिखाया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उसी तरह मैं सोचू, हाँ, एल्बर्ट आइंस्टीन थे शायद, नहीं वो नाम एडिसन नहीं साहब याद। थे, एडिसन थे, थॉमस एल्वा एडिसन थे। एडिसन, थॉमस एडिसन थे, थॉमस हाँ एडिसन। जी मैंने उनकी जी पूरी हिस्ट्री पढ़ी ये सारी। जी और जी जी मैंने मेरे में भी देखा कि हम पति पत्नी लगे, फिर बेटा लगा, फिर दादी, बुआ, इवन इसकी दादी भी जुबिन को 1 मिनट जुबिन को नहीं छोड़ती थी। मैं कहीं जी जाती तो दादी और नानी, अगर मैं 5 दिन कहीं गई तो उसको मेरे से भी ज्यादा प्यार करती रही है, वो इसके पास रही है। बुआ, क्या मासी, मामी, सबने कभी पता ही नहीं चलने दिया कि जुबिन हमारा स्पेशल चाइल्ड है। तो मेरा तो ये क्या मैसेज है, पहले हम खुद पूरा परिवार लगेंगे तो सब उस जो जंग है उसमें शामिल हो जाएंगे। कोई भी क्या बात। पराया नहीं है, सकारात्मक आंसर है मेरा। दूसरा, आपने कहा युवा या अन्य जन, तो उसके लिए मैंने एक थोड़े पिछले दिनों में अब्दुल कलाम जी 2007 में एक वक्तव्य दे रहे थे, और उस वक्तव्य ने उन्होंने एक लाइन बोली, मैं जी शेयर करना चाहूंगी आपसे। हिंदू संस्कृति को बताते हुए अब्दुल कलाम जी तब राष्ट्रपति थे, उन्होंने 2007 में बोली थी ये लाइनें कि जब जी मन में सच्चाई होती है तब चरित्र में सुंदरता होती है, क्या जब बात है। चरित्र में सुंदरता होती है तब घर में सद्भाव होता है, जब घर में सद्भाव होता है तब राष्ट्र में व्यवस्था होती है, क्या और बात है। जब राष्ट्र में व्यवस्था होती है
तो विश्व में शांति होती है। क्या बात, और मैं क्या तो बात। इसको चलाते हुए मेरे पास ऐसा स्टाफ भी है जो तब से है जब हमने शुरू किया था। मतलब क्या सिर्फ बात। यही नहीं कहूंगी कि मैं, डॉक्टर साहब और बेटा, मेरा परिवार, मेरी पूरी संस्था की पूरी टीम, मतलब अगर हम 70-80 लोग आसपास घूम रहे हैं तो सबके जज्बे से ये संस्था चली है। और मैं उन सबके क्या जज्बे को, मेरे क्षेत्र के लोगों ने जो सहयोग दिया, समस्याएं आती थी प्रशासन में भी, सबने, सबका तहे दिल से नतमस्तक हूँ। और आज इस मंच पे आप मुझे लाए, मैं आपकी पूरी टीम को वंदन करती हूँ कि आपने एक ऐसे सब्जेक्ट को उठाया, आपके दिमाग में इस सब्जेक्ट को उठाने की बात आई, ये भी एक हमारी जीत है। पूरी संस्था की तरफ से मैं आपकी पूरी टीम को वंदन करती हूँ। और मैं ऐसी दुआ करती हूँ कि आपकी संस्था में पढ़ने वाले बच्चे अवश्य ही ना केवल देश में, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाएंगे, जहाँ ऐसे अच्छे प्रबंधक हैं। थैंक यू। क्या बात है मैम, यकीन जानिए शख्सियत कार्यक्रम की सार्थकता और बढ़ गई है इस प्रोग्राम के बाद, इस सेशन के बाद। हमने जब शख्सियत शुरू किया था तो मकसद ये था कि पॉजिटिविटी और सकारात्मकता लोगों तक पहुंचे, इन विषम हालात में लोग पॉजिटिव रहें। लेकिन आज वाला सेशन के बाद मुझे ये भी यकीन हो चला है कि हमारा कहीं ना कहीं एक फर्ज, जो सामाजिक कर्तव्य था, वो भी हमने निभाया है। और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जिस शिद्दत से पूरे परिवार को नमन करता हूँ। मैं मंच के माध्यम से एक बात और, कभी भी आपके यहाँ कोई पॉजिटिव या फीमेल पर कोई लेक्चर देना हो, फ्यूचर मदर पे देना हो, आप मुझे जब भी याद करेंगे मैं अवश्य पहुंच जाऊंगी। और अगर इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ और वंदन करती हूँ। हमारा सौभाग्य रहेगा मैम, हमारा सौभाग्य रहेगा आप यहाँ आए। और गलती तो छोड़िए, आपके इतना प्रेरित करने वाले ये कार्यक्रम था और इतना आई ओपनिंग ये कार्यक्रम था। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तमाम सुनने वालों की तरफ से मैं आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, तमाम हनुमानगढ़ की तरफ से आपको शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। कैलाश भट्ट जी, कैलाश चंद भट्ट, एसकेडी यूनिवर्सिटी, रहमत पुनिया जी, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, विनोद कुमार साहब गुड मॉर्निंग, तमाम लोग, डॉक्टर कोविद हमें लिख रहे हैं, थॉमस एडिसन, विनोद कुमार जी, हरजीत कौर जी, मैं आप तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुरुआत की जो टेक्निकल इशू रहा वो तो हम सब अब परिवार का हिस्सा हो चुके हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीन जानिए दोस्तों, इन दिव्यांग बच्चों को जिस तरह मैम शिद्दत से समर्पित हैं, अगर हम अपना भी छोटा सा कोई रोल निभा सकें, कोई भूमिका निभा सकें, हमारे आसपास कोई ऐसा दिव्यांग बच्चा हो या हमारी नजर में परिवार में कोई आसपास हो, और अगर उसको हम सही मार्गदर्शन दिलवा सकें, सही गाइडेंस और ट्रेनिंग दिलवा सकें, तो बिल्कुल जैसा कि अभी मैम ने बताया, भी वहां पर निःशुल्क उनके लिए व्यवस्था है। तो आप अपने लोगों की मदद कीजिएगा, उनको सपोर्ट कीजिएगा, गाइड कीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों कल एक और बेहतरीन शख्सियत डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी से, जिनकी परिचय देने में अगर मैं बैठ जाऊं, जिनके बारे में अगर मैं बताने लगूं, वो हीलर हैं, वो कार्ड रीडर हैं, उन्होंने तमाम वो जानकारियां उनके पास हैं जो आज के समय में हमारे जैसे व्यक्तियों को, हमारे जैसे लोगों को जीवन को बेहतर तरीके से सकारात्मकता से जीने के चाहिए। कल हम मिलने वाले हैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह, मशहूर हीलर और टैरो कार्ड रीडर। तो कल मुलाकात होगी दोस्तों आप लोगों से 10 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जय हिंद।